नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं और ये सीरीज जितनी भी लिखित परीक्षाएं संभावित हैं उनकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, न केवल यूपी एलटी के लिए बल्कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, बीए और एमए के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम इस सीरीज में बात करते करते पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण की तर्क संगत चर्चा कीजिए। अगर यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाता है 125, 200 शब्दों या फिर 250 शब्दों में लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? ये जो प्रश्न है ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिया है यूपी मेंस जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसको हमने लिया है। एक बार ये प्रश्न आ चुका है, आदिकाल के नामकरण की तर्कसंगत चर्चा कीजिए। कई बार ये प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है कि आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए, आप किस नाम से सर्वाधिक सहमत हैं, या फिर इसी में से किसी नाम को देते हुए फिर सवाल पूछ दिया जाएगा कि आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। तो उन तमाम बहुआयामी प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल करते हुए कैसे एक उत्तर लिखा जाए उसको तैयार किया है। उत्तर तैयार करते समय मूल किताबों का सहारा लिया गया है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आपके उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए। तो चलते हम देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण की तर्कसंगत चर्चा करते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और इसकी शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। शुरुआत करते समय आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालखंड सीमा और नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवादित काल आदिकाल रहा है, जिसमें युग प्रवृत्ति, भाषा और रचनाओं की प्रामाणिकता आदि जटिलताएं शामिल हैं। नामकरण को लेकर रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। तो इस प्रश्न की शुरुआत आप इसी तरीके से करेंगे और समझते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर विचार किया था, शुक्ल और द्विवेदी जी के विचारों को भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन रहा होगा कि जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को पढ़ रहे थे तो कालखंड और नामकरण दोनों को लेकर काफी विवाद थे। उसमें जो आदिकाल है इसकी समय सीमा क्या हो, इसका नाम क्या रखा जाए, इसको लेकर सर्वाधिक विवाद रहा। एक से अधिक विद्वानों ने अपने विचारों को दिया हुआ है जो कि हमें इस उत्तर में दिखाना है। आमतौर पर आदिकाल की जब भी बात की जाती है तो जो उसके अंदर जटिलताएं हैं, जटिलताएं कौन सी हैं कि इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली, मैथिली तमाम भाषाओं का प्रयोग कवियों द्वारा किया जा रहा था। अगर रचनाओं की प्रामाणिकता की बात करें तो इसमें कई ऐसी रचनाएं हैं जिसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। उसमें से एक खास रचना है पृथ्वीराज रासो। इसको लेकर 3 कैटेगरी बनी, प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम उस कालखंड के नामकरण पर विचार कर रहे हैं जो कि पहले ही जटिलताओं से घिरा हुआ है। युग प्रवृत्ति को लेकर, भाषा को लेकर, रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर इस पे अनेक तरीके के विचार आते रहे। इस बीच नामकरण को लेकर जो रामचंद्र शुक्ल का विचार रहा है उसको लिखते हुए आप बतलाएंगे कि शुक्ल जी ने इस कालखंड का नामकरण कैसे किया और तमाम अन्य कालों का नामकरण उन्होंने किस तरीके से किया। उनका जो प्रतिमान था, उनका जो पैमाना था वो यही था कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। आपको तथ्य तुरंत याद आ गया होगा कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। यानी कि जिस तरीके की विशेष ढंग की रचनाएं उनको मिली, रचनाओं की प्रचुरता रही, अधिकता रही, उसी के हिसाब से उस काल का उन्होंने नाम रख दिया। तो ये पैरामीटर रहा उनका, ये प्रतिमान रहा है। तो इस तरीके से आप उत्तर की शुरुआत करेंगे, अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। ये आदिकाल के नामकरण को लेकर पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने इसे चारण काल कहा। उनका यह नामकरण समावेशी न होकर एक पक्षीय कहा जा सकता है। इससे आदिकालीन अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां छूट जाएंगी। यानी कि आप पहले से इस चीज को जान भी रहे हैं कि काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। जब उन्होंने काल विभाजन किया तो इसके साथ साथ नामकरण का प्रयास भी किया। उन्होंने आदिकालीन रचनाओं को देखा, तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये चारण काल कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं उसमें जितने भी कवि हैं किसी न किसी राजा के दरबार में और उन्हीं के बारे में उनकी प्रशंसा, स्तुति गान कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने चारण काल कह दिया। लेकिन ये जो नामकरण है वो समावेशी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, युग प्रवृत्ति, भाषा, रचनाओं की प्रामाणिकता और अन्य विशेषताएं जो हैं उनका समावेशन इस नाम में नहीं है। यानी ये नाम सार्थक नहीं है, कुछ न कुछ चीजें छूट जा रहे हैं। और ये नाम एक अंगी कहा जा सकता है, एक पक्षी कहा जा सकता है, और तमाम जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो छूट जाएंगी। इसलिए ये नाम क्या है? अधूरा है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता तो आज हम आदिकाल को चारण काल ही कहते, लेकिन ये अधूरा रहा। आगे के साहित्य इतिहासकारों ने विचार किया। ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। इसी से मिलता जुलता हुआ नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल दिया। इन दोनों नामों में शुरुआत का बोध तो है, लेकिन अस्पष्टता है कि आखिरकार प्रारंभिक काल है तो कहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें शुरू होने का बोध तो है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि 700 से माने कि 1000 से माने कि कब से माने, और किस चीज की शुरुआत, भाषा की शुरुआत, साहित्य की शुरुआत। प्रारंभिक काल कहने से ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका आप जिक्र करते हुए अपने उत्तर को लिखेंगे कि ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा और इन्हीं से मिलता जुलता हुआ नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। जैसे हम कोई बीज लगाते हैं, इसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होता है, पौधे में बदल जाता है। ठीक है, तो यही कहा गया कि आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, बीजवपन काल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जिक्र करते हुए फिर आप आगे लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी दृष्टि के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल कहा। शुक्ल जी ने काल विशेष की 12 रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया था। उनके अनुसार इनमें से अंतिम 2 तथा विशल देवरासों को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी के नामकरण में समावेशी दृष्टि का अभाव है। इसके कारण विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे महत्वपूर्ण कवि छूट जाते हैं। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए तार्किक और वैज्ञानिक इतिहास लिखा। 900 वर्षों के साहित्य को 4 भागों में बांटते हुए वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन जब नामकरण की बात आई तो जैसा कि उनका पैरामीटर था कि किसी काल विशेष में जो रचनाएं प्रचुरता में पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पर नामकरण करना चाहिए। तो जब शुक्ल जी ने आदिकाल की रचनाओं को पढ़ा तो 12 रचनाओं के आधार पर, आप चाहें तो यहाँ पर उन 12 रचनाओं का नाम लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों की सीमा बढ़ जाएगी, इसलिए हमने केवल संकेत कर दिया है कि 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा। जितनी भी रचनाएं थी सब में वीर रस की प्रधानता थी, प्रचुरता थी, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल कहा। और देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास में आदिकाल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो विशेषता के आधार पर, वीर रस की प्रधानता के आधार पर इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल कहा। जब वीर गाथा काल कहा तो उस समय अन्य साहित्य लिखे जा रहे थे, नाथ, सिद्ध, जैन, इसके बाद विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे लोग भी लिख रहे थे।
तो ये उनके पैरामीटर में बाहर हो जा रहे थे। शुक्ल जी ने वैसे भी नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्य से अलग कर दिया था और विद्यापति अमीर खुसरो को फुटकल खाते में रख दिया था। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का जरूर ध्यान आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी बात कह के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि शुक्ल जी का खंडन आप नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। यहाँ पर बताया गया कि नामकरण तो किया उन्होंने, लेकिन उसमें जो समावेशी दृष्टि होनी चाहिए, सबको एक साथ समाहित होना चाहिए। मतलब कि एक अगर वृत्त आप बनाएं तो उसमें सब आ जाए, लेकिन वृत्त बनाए गए तो कुछ लोग वृत्त से बाहर ही हो गए, ठीक है। तो विद्यापति बाहर हो गए, खुसरो बाहर हो गए, इसलिए जो शुक्ल जी की दृष्टि थी वो समावेशी दृष्टि नहीं थी, नामकरण की दृष्टिकोण से। आगे आप लिखेंगे, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा। भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से इस नामकरण में पूर्णता दिखाई पड़ती है। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन की एक खास विशेषता जरूर ध्यान में आ गई होगी कि उन्होंने समग्रता पर जोर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि ये जो सीरीज चल रही है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। मैं चाहता तो शुरू में ही आपको आदिकाल के नामकरण पर बहुत कुछ बता देता, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते। हमने सबसे पहले भाषा विज्ञान आपको पढ़ाया, फिर इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बताया, काल विभाजन के बारे में बताया, नामकरण के बारे में बताया, फिर जो महत्वपूर्ण आलोचक रहे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है साहित्य इतिहास लेखन के प्रति। तब हम बात कर रहे हैं आदिकाल के नामकरण के ऊपर। तो ये एक सीरीज लगी हुई है, उस माला की तरह सीरीज है कि एक माला भी अगर इसमें से एक फूल निकल जाता है तो ये माला का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग आध्यात्मिक किस्म के होंगे और समय समय पर आप आध्यात्म में चले जाते होंगे। माला का जो हमने उदाहरण दिया है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक लड़ी टूटी तो फिर वो माला किसी काम का नहीं, उसमें गांठ ही पड़ जाएगी। तो आपको इस गांठ से बाहर निकलना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा, और जो ये आदिकाल उन्होंने नाम दिया वो भाषा के दृष्टिकोण से, चाहे संस्कृत में लिखा जा रहा था, अपभ्रंश में, अवहट्ट में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में, सबका इसमें समावेशन हो जाता है। साहित्य की बात करें तो रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, ठीक है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति, खुसरो, जितने भी तरीके के हैं, लौकिक साहित्य, सब इसमें समाहित हो जाते हैं आदिकाल नाम कहने से। इसके कारण सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य की धारा भी शामिल हो जाती है। और द्विवेदी जी का मानना था, इस कोटेशन को आप किसी भी नोट्स में नहीं पाएंगे, इसको हमने मूल किताबों का अध्ययन करते हुए बताया। हर लेक्चर को तैयार करने में एक दिन तो लग ही जाता है, 2 घंटा 3 घंटा इसको पढ़ने के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक पुस्तक लिखा। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, वो याद आ गई होगी जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। उस किताब में उन्होंने लिखा कि यह काल नाना दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और व्याघातों का युग कभी आया होगा। यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल पूछा जा सकता है कि किसने आदिकाल को विरोधों और व्याघातों का युग कहा है, तो तुरंत आप बता देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ गए होंगे कि आज का हमारा काम हो गया। बिल्कुल नहीं, स्क्रीनशॉट स्क्रीन तक ही रह जाएगा, वो जो फाइनल पीडीएफ है उसमें आपका नाम नहीं दिखेगा। इसलिए एक एक बात सुनिए, ठीक है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस काल के बारे में कहा कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है। भारतीय विचारों के मंथन का काल, जैसा कि आप जानते हैं कि परंपरा का अनुशीलन करने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। बार बार वो परंपरा से चीजों को जोड़ देते थे। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस तरीके से आप अपना उत्तर आगे लिखते हुए बढ़ेंगे। ठीक, द्विवेदी जी का हो गया। आगे बताएंगे कि आदिकाल के नामकरण को लेकर अन्य विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। एक टेबल आप बनाएंगे यहाँ पर। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह, आधार काल मोहन अवस्थी। तो जो प्रामाणिक नामकरण किए गए हैं, जिनसे प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनको हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया। आपने देखा
कि शुरुआत में हमने ग्रियर्सन का उल्लेख किया, मिश्र बंधुओं का उल्लेख किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया, हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबको हमने विस्तार से बतलाया। फिर शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए एक टेबल बना दिया यहाँ पर कि ये पता चले कि विद्यार्थी को अन्य जो नामकरण किए गए हैं उनका भी ज्ञान है, उसको भी यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक, तो पूरा आपको याद कर लेना है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं, जैसे कि चारण काल आपने देखा कि ग्रियर्सन ने भी कहा था, तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। राम कुमार वर्मा ने भी कहा और ग्रियर्सन ने भी बोल दिया। सिद्ध सामंत काल आप देखेंगे कि राहुल साकृत्यायन ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूप से इसका नामकरण किया है। और राहुल साकृत्यायन का नाम ऐसे नहीं आ रहा है, उन्होंने हिंदी काव्य धारा नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि माना। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप मेंस की तैयारी क्यों करा रहे हैं, प्री की क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो ये दोनों सिलेबस एक ही है, और अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे, गंभीर व्यापकता से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो फिर आपको प्री और मेंस में अंतर ही नहीं दिखाई पड़ेगा। ये तो केवल बातों को सुनेंगे, आपका प्री तैयार होता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न मैं बनाऊं और ABCD आंसर रोज रोज रटाऊं, वो भी अच्छा नहीं है। समय के मुताबिक हम जरूर करेंगे। तो आपने देखा कि चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, उसी चीज को एक बार रिपीट कर दिया। संधि, संधि किन चीजों की, तमाम जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे साहित्यिक रूप से हो चाहे भाषिक रूप से हो, ये संधि काल था जो आदिकाल है। एक तरफ देख रहे हैं कि अपभ्रंश, अवहट, मैथिली, ठीक है, इसके बाद खड़ी बोली, इन सब का क्या है, संधि काल है, शुरुआती दौर में एकदम। तो राम कुमार वर्मा ने एक शब्द और जोड़ दिया, उसके हिसाब से बोल दिया, आपको याद आ गया होगा। सिद्ध सामंत काल जो राहुल साकृत्यायन ने कहा, बड़ा ही तार्किक ढंग से उन्होंने विचार करते हुए कहा। वीर काल आप देखेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की एक आदत रही है कि शुक्ल जी जहां पर थोड़ा बहुत संकेत कर देंगे, ये उसको कैच कर लेते हैं। जैसे चाहे वीर गाथा काल कहें चाहे वीर काल कहें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपना नाम, चूंकि अपने समय के बड़े आलोचक रहे, तो उन्होंने इसको कहा कि ये वीर काल है। एक तरीके से शुक्ल जी को धीरे धीरे रिपीट ही किया इन्होंने। इसी तरीके से शुक्ल जी ने कहा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तुरंत इसको कैच कर लिया और बोल दिया कि इसको श्रृंगार काल कहते हैं। तो इनका लगता है कि अपना कोई दृष्टिकोण ठीक नहीं था, एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही हुबहू वो करते थे। आप भी अगर बढ़िया से गहराई से पढ़ेंगे तो कोई नामकरण कर सकते हैं। नामकरण करने के लिए वो थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ता है, एक तार्किक नाम देना है। अगला नामकरण किया अपभ्रंश काल, बच्चन सिंह। द्विवेदी जी ने भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि कई जगहों पर उन्होंने लिखा कि इसको अपभ्रंश काल का बढ़ता हुआ युग कहा जा सकता है। तो बच्चन सिंह आगे चलते हुए वहीं से दृष्टि पाते हैं और उन्होंने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, यहाँ पर और भी एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, जातीय साहित्य नाम से इस युग को संबोधित किया है। और मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास लिखा और उसमें उन्होंने आधार काल कहा। ये नाम इसलिए हमें यहाँ पर देना पड़ा कि ये यूपी वालों के लिए काफी मतलब पसंदीदा नाम है। सवाल खूब पूछा जाता है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जिसमें भी जाएंगे वहां पर एक सवाल आ जाता है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा था, तो वह मोहन अवस्थी। ठीक है, एक किताब भी हमारे पास है, तो ये पूरा आप बता देंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष में जाएंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आदिकाल वैविध्य साहित्य से भरा हुआ कालखंड था। उसे कोई एक प्रवृत्ति परक नाम देना अतार्किक है। समावेशी प्रवृत्ति की दृष्टि से इसे आदिकाल कहना तर्क संगत लगता है। इस काल में उभरने वाली वीरता, भक्ति और श्रृंगार परक जैसी प्रवृत्तियां आगे के कालखंडों में विकसित होती रही हैं। तो आप देखेंगे आगे चलकर भक्ति काल, फिर रीतिकाल का दौर आया और वीर रस हर युग में लिखा जाता रहा। आप कृष्ण उसमें भी पढ़ेंगे, भक्ति काल में भी रहा, और जब रीतिकाल में जाएंगे तो भूषण को आप याद रखेंगे। तो ये जो आदिकाल रहा है वो छोटी छोटी कई जो वहां पर प्रवृत्तियां उभरी वो आगे चलकर और विकसित हुई, और यही नहीं बल्कि कालखंड का रूप ही धारण कर गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से न सिर्फ आप आदिकाल के नामकरण से परिचित हुए होंगे, बल्कि ये भी समझे होंगे कि जो आदिकाल है ये आगे चलकर
इसका कितना विकास हो गया। ठीक है, आदिकाल में जितनी भी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ी वो व्यापकता और गहराई में आगे बढ़ती गई। तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है और उत्तर लिखते समय बहुत सारे विद्यार्थी हमें अपने नोट्स को भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर शब्दों की जो शब्द सीमा है वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। देखिए, शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि 125-200 शब्दों को लिखा गया है, तो हो सकता है कि कई जगह आपका उत्तर 120 में हो जाए, कई जगह 100 शब्दों में ही हो जाए और यही कई जगहों पर 150 में भी जा सकता है। तो कोई तराजू लेकर हम नहीं बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश क्या है कि आपका उत्तर मतलब पूर्णता में हो। ये नहीं कि जैसे मैं कई लोगों का सोशल मीडिया पे नोट्स देखता हूं, जो नोट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, वो एकदम आपको ना पॉइंटर टाइप का नोट्स दे रही हैं। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अगर आप पॉइंटर में लिखते हैं तो हो सकता है कि ये निगेटिव इफेक्ट पड़े। आपको पैरा में लिखना है। मैं चाहता तो 2 मिनट का ये वीडियो बना सकता था कि एक चार्ट बना देता बढ़िया सा और उसी में पूरा लिख देता कि वीरगाथा काल फलाने का, ठीक है, शुरुआत में मतलब चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, संधि चारण का राम कुमार वर्मा ने कहा, पूरा चार्ट बना देता और उतना ही में आपको उत्तर खत्म हो जाता। तो फिर इससे जो आपकी विश्लेषण क्षमता है, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि तर्क संगत चर्चा कीजिए, और जब आपने निष्कर्ष लिखा कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसको आदिकाल कहना तर्क संगत लगता है, तो आपने उसके पीछे कुछ लिखा है। आपने बताया, पूरी परंपरा को बताया, फिर जो आदिकाल की खास विशेषताएं रही हैं, जो जटिलताएं रही हैं उसके बारे में बताया, फिर उस पर जो जो विद्वानों ने विचार किया उसके बारे में बताया, फिर कारण देते हुए आप अपने उत्तर को लिखते गए, ठीक है, विश्लेषण भी किया आपने और फिर निष्कर्ष तक पहुंचे। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। नहीं तो भटकाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पॉइंट पॉइंट में बताएंगे, वो उत्तर नहीं होता है। तो फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम विद्यार्थी उत्तर लिख रहे हैं, बढ़िया से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।